सुनहरी उम्र के दोस्तों, आपको रोशन ज़िंदगी की महफ़िल में खुशामदीद कहता हूँ। और आज बात करेंगे एक बड़े ही सुहाने सब्जेक्ट के ऊपर, और वो है बुज़ुर्ग शहरियों के अंदर ओबेसिटी की जो मुश्किलात हैं। मोटापा जिसको हम उर्दू में कहते हैं, लफ्ज़ इतना प्यारा नहीं है, लेकिन प्यारा इसलिए नहीं है कि लोग इसको अच्छा नहीं समझते, और उसकी वजह से जो बाकी मसाइल पैदा होते हैं। सीनियर सिटीजन्स बहुत शिकायत करते हैं कि जी हमें वज़न बढ़ गया, हमारे घुटनों में दर्द है, हमें बीपी हो गया, बहुत सारी चीज़ों की वो शिकायत करते हैं, और उनकी मोबिलिटी भी कम हो जाती है। तो आज इस सब्जेक्ट पे बात करने के लिए हमारे पास डॉक्टर मदिया नज़र साहिबा आई हैं, तशरीफ़ लाई हैं। मैं इनका शुक्रगुज़ार हूँ कि ये तशरीफ़ लाई, और ये अपने फील्ड के अंदर माहिर हैं। एक तो इनकी पहले वाली तो जो स्पेशलाइजेशन में मैं पढ़ लेता होता हूँ, लेकिन दूसरे वाली मुझे एक्चुअली प्रोनाउंस भी नहीं करनी आई। इनकी पहली वाली है या एंडोक्राइनोलॉजिस्ट हैं, और दूसरी डायबिटोलॉजिस्ट हैं। तो ये बड़ी एक स्पेशल किस्म की इनकी कहना चाहिए वो है स्पेशलाइजेशन है। इन्होंने एमबीबीएस किया, फिर एफसीपीएस किया मेडिसिन के अंदर, होली फैमिली हॉस्पिटल के अंदर अब काम करती हैं, और इनका तजर्बा तकरीबन 2 दहाइयों पे मुहित है, और इन्होंने बहुत ज़्यादा अपने फील्ड में काम किया हुआ है। डॉक्टर साहब, एक बात करते हैं कि शुरू यहाँ से करते हैं कि बहुत सारे सीनियर सिटीजन्स ये शिकायत करते हैं कि मैं कुछ खाता नहीं हूँ, मैं कुछ ज़्यादा पीता नहीं हूँ, लेकिन मेरा वज़न बढ़ता रहता है। तो अगर वेट गेन कॉमन हो जाता है ओल्ड एज के अंदर, और मोटापा एक आम चीज़ बन जाती है, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगी? इसका कोई खुराक से ताल्लुक़ है, इसका कोई ज़िंदगी के तरीके से ताल्लुक़ है? मैं आपके साथ इस माइक को छोड़ता हूँ और आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप फरमाइएगा। बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इनवाइट किया। आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। आपको देख के मुझे अंदाज़ा हो गया कि मेरी ऑडियंस जो है वो किस तरह की होगी जी, जी। और मुझे अपने सब्जेक्ट के बारे में किस तरह से बात करनी जी, है। जी। तो बिल्कुल जी, आपने कहा कि मोटापा जो है वो इस सुनहरी उम्र में जी, जी। बड़ा एक मसला बन जाता है। तो इसकी शुरुआत में ये कहूँगी कि ये जो मोटापा है ये आपकी ओल्ड एज का एक डिसएडवांटेज नहीं है। इसका ताल्लुक उस ट्रांज़िशन से होता है कि जब आप जवानी से ओल्ड एज में दाखिल हो रहे होते हैं। अच्छा। उस टाइम पे जो आप वेट कैरी कर रहे होते हैं अपनी यंग उम्र से अपनी ओल्ड एज की तरफ, वो वेट फिर आपका लिंगर ऑन करता है, क्योंकि आप वक्त के साथ साथ जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है हमारी मोबिलिटी बहुत कम होती जाती है। उसमें बहुत बड़ा उसमें कुछ फैक्टर्स मुख्तलिफ होते हैं। डिप्रेशन हो सकता है, आपके जोड़ों में दर्द हो सकता है, नी पेन्स हो सकते हैं, कुछ क्या कहते हैं उसे, घर के अंदर हम ज़्यादा रहना पसंद करते हैं जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती बिल्कुल। है, सोशल लाइफ कम हो जाती है। ये सारे फैक्टर्स जो है ना अपना रोल प्ले करते हैं फिर वेट गेन में। जी, जी। उसके साथ में फिर जो खुराक हमारी होती है कि जो खुराक आपने इस ट्रांजिशन के दौरान खाई होती है, वो वेट आप उसी उम्र में अगली उम्र में कैरी आउट कर रहे होते हैं। और फिर होता ये है कि आपकी उस उम्र में जो एक्टिविटी जितनी कम हो जाती है, तो पहले वाला वेट रिड्यूस करने के लिए या पहले वाला वज़न कम करने के लिए जो वर्जिशें रिक्वायर्ड होती हैं, वो आप कर नहीं पाते। जी, जी। तो ये मैं मेरे सब कुछ कहने का मकसद ये है कि ये सफ़र जो है ना, जब हम जवानी से उम्र में दाखिल हो रहे होते हैं 40-50s में, तब से हमारा वज़न का ख़्याल रखने का जो सिलसिला है वो शुरू हो जाना शुरू हो चाहिए। जाना क्योंकि ओल्ड एज में आप बेशक डाइट कम ले रहे हों, लेकिन जो आपने गेन किया हुआ है वेट, वो आपका एक्सरसाइज़ के बगैर उतारना बहुत मुश्किल हो जाता मुश्किल है। हो जाता। क्योंकि हम आपको उस दौरान डाइटिंग नहीं करवा सकते। आप ऑलरेडी ही इस उम्र के लोग बहुत चीज़ा-चीज़ा चीज़ें खा रहे होते हैं, हज़्म के मसले होते हैं, पसंद के मसले होते हैं, दिल नहीं कर रहा होता खाने को। तो उस पे अगर हम आपको ये कहें कि जी आपका खुराक और कम कर दें, तो हम आपको मज़ीद कमज़ोर करना चाह रहे होते हैं। जी, जी। तो यहाँ पे सिलसिला शुरू होता है कि थोड़ी-सी इसकी एहतियात जो है ना, वो आपकी उम्र से ट्रांज़िशन के दौरान शुरू हो जानी शुरू हो चाहिए। जाना। और वो तकरीबन आप किस एज को कहती हैं ट्रांज़िशन की एज होगी? 40s के बाद 40s 40s के के बाद। बाद आपको अपने वेट का ख़्याल रखना है। और आपने देखिए हमारे यहाँ पे अब ट्रेंड चेंज हो रहा है। अब हम बार-बार यही कहते हैं कि बड़े-बड़े मुल्कों ने भी ना डायबिटीज़ और ओबेसिटीज़ से ट्रीटमेंट से हाथ उठा रहे हैं। वो नया क्या चीज़ आ रही है, लाइफ़स्टाइल मेडिसिन, जी, जी। लाइफ़स्टाइल मॉडिफ़िकेशन, जी, जी। कि आप अपनी ज़िंदगी का लाइफ़स्टाइल एक ख़ास उम्र के बाद जो है उसको बदलें।
हमारी जिस्म की रिक्वायरमेंट बहुत थोड़ी खुराक है। हमने खाने के लिए नहीं जीना, और पाकिस्तान में हमारी जो डाइट है, मतलब मैं अगर ज़रा हम अर्बन सिटी से बाहर निकलें, तो हमारे जितने भी एरियाज़ हैं जो कि ज़रा थोड़ा मेन शहर से बाहर हैं, वहाँ पे रूटीन की जो डाइट है वो मॉर्निंग में नान और इस तरह की हैवी चीज़ें जो हैं ना, तंदूर की रोटियाँ, नान, ये सब चीज़ें जो हैं ये आपको मोटापा में ऐसे इज़ाफ़ा करती हैं कि आप जान भी नहीं पाते। बिल्कुल, बेकरी प्रोडक्ट्स हैं, मैं ये 2 चीज़ें मैं स्पेशली हाइलाइट इसलिए कर रही हूँ कि ये शहरों से दूर भी आपको हर जगह मिलेंगी। हर जगह मिलती हैं। तो इन 2 चीज़ों की वजह से फिर हम बहुत ज़्यादा वज़न में इज़ाफ़ा देखते हैं। तो उसमें यही है कि आपकी उम्र जब बढ़ जाती है तो फिर उस टाइम पे फिर वेट लॉस के लिए हमारे पास ज़्यादा मोडालिटीज़ नहीं है, ऑलरेडी डाइट बहुत कम होती है। हाँ, कुछ हमारे पास ट्रीटमेंट की ऑप्शंस मौजूद होती हैं, कुछ टैबलेट्स हैं, कुछ इंजेक्शंस हैं, जो कि हम बहुत ही सिलेक्टिव लोगों में देते हैं कि जहाँ पे हमें लगे कि उनका इफ़ेक्ट उनकी मज़ीद कमज़ोरी की सूरत में नहीं आएगा। जी, जी, वरना फिर हम उसी वेट को कैरी ऑन भी बाज़-औक़ात कर रहे होते हैं। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, एक तो सवाल जो अभी आपने बात की, इससे मेरा भी एक सवाल पैदा हुआ। वो ये है कि जैसे बहुत सारे लोग जल्दी वेट लूज़ करने के लिए किसी एज में भी कोई पिल्स खाते हैं, कोई इंजेक्शन लगाते सही। हैं, या कोई स्पेशल टीज़ पीते हैं, या कुछ और स्लिमिंग के जितनी चीज़ें हैं वो करते हैं। क्या ये नॉट ओनली कि क्या ये मुनासिब तरीका है, नंबर 1, नंबर 2, क्या इसके लिए डॉक्टर से बहुत करीब रह के उसकी एडवाइस के बगैर नहीं शुरू करना चाहिए, और शुरू करने के बाद भी उसके केयर में रहना चाहिए कि कोई उससे नुकसान ना हो? देखिए जी, अब आपने बड़ा इंपॉर्टेंट इशू हाईलाइट किया। टैबलेट्स जो है ना अब काफ़ी आउट ऑफ प्रैक्टिस हो गई हैं, क्योंकि जो न्यू इंजेक्शंस आए हैं और उनके जो मुतबादिल टैबलेट्स आई हैं वो बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव हैं। अभी हम सिर्फ इफ़ेक्टिवनेस की बात कर जी, लेते जी। हैं, बहुत इफ़ेक्टिव हैं वेट लॉस करने में। तो टैबलेट्स जो है ना, जिनमें हमने 3-4 kg कम करना हो वहाँ तक हम तो चले जाते हैं, लेकिन जहाँ पे हमने 10-15 kg या 20 kg तक जाना है, वहाँ पे फिर हम इंजेक्शंस पे जाते हैं। लेकिन ये ज़िंदगी का हल नहीं है। नहीं है। आप दोबारा 6 महीने, मेजॉरिटी लोग 6 महीने में अगर 10 7-8 केजी लूज़ कर देते हैं, इंजेक्शन छोड़ते हैं। नेक जितनी भी अभी हम एविडेंस बेस्ड मेडिसिन के दौर में हैं, हमारे पास ट्रायल्स अवेलेबल हैं, हमारे पास तहकीक अवेलेबल है कि जी क्या होगा बाद जी, में। बिल्कुल। तो अगले 6 महीने में वो दोबारा उतना ही वेट गेन करेंगे। करेंगे। और जो आपका जिस्म है, उसने एक चीज़ याद रखी होती है कि मेरा वज़न इतना था। जब आप लूज़ करते हैं तो आपके हंगर हार्मोन्स ये सब एक्टिवेट दोबारा होते हैं। दोबारा से आपकी एपेटाइट बढ़ती है और फिर आप दोबारा उसी तरीके से खाते हैं और गेन करते हैं। तो इसमें बात फिर वही आ जाती है लाइफ़स्टाइल मेडिसिन की। आपने अपना बिहेवियर फूड की तरफ चेंज करना है। आपकी चॉइसेस फूड की तरफ चेंज होनी चाहिए। फिर आप उस वेट को सस्टेन कर सकते हैं। और अब जो नई तहकीक है उसमें तो हम वेट लॉस के जो इंजेक्शंस हैं वो ऑलमोस्ट 2 इयर्स तक हम कंटिन्यू करवाना चाह रहे होते हैं। वजह एक ही है कि आपका बिहेवियर फूड की तरफ चेंज हो। चेंज हो जाए। आपको पता चले कि मैंने कम खाना है, मैंने कौन-सी चीज़ें खानी है। और इन इंजेक्शंस की एक बात ये भी है कि इन इंजेक्शंस के साथ भी अगर आप हेवी डाइट लेते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आप कोई निहारियाँ, चने या पाए या नान वगैरह खाते हैं, उससे आपको नौज़िया शुरू हो जाता है। वो इन इंजेक्शंस के साथ भी होता है। तो जो कि ये इंडिकेशन है कि ये चीज़ें आपकी डाइट के लिए, आपकी हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है। जी, नहीं ये है। सिर्फ़ मज़ा है, इनका आपकी सेहत से कोई ताल्लुक नहीं है। तो हमारी चॉइसेस अब 2 हैं, मज़ा और सेहत। ये 2 चीज़ें बिल्कुल अलहदा हैं। तो आपकी ज़िंदगी में हर वक़्त मज़ा नहीं होना चाहिए। नहीं होना आपका 70% सेहत होनी चाहिए और 20-30% आप जो है वो उसमें आप मज़ा ले सकते हैं। तो हमने चॉइसेस इस तरह से करनी है। तो इसमें इंजेक्शंस का जो है ना रोल, जैसे कि मैंने आपको बताया है कि एटलीस्ट 2 इयर्स, लेकिन इंजेक्शंस के साइड इफ़ेक्ट्स बिल्कुल होते हैं। होते हैं। अच्छा। ये एक लिहाज से ये बहुत सेफ मेडिकेशंस हैं अभी तक हमारी तहकीक में। जितने आप न्यूज़ पे देखेंगे कि जी किसी इंजेक्शन से नज़र ज़ाया हो जाती है, किसी इंजेक्शन से जो है वो आपकी फेस के मसल्स ख़त्म हो जाते हैं। ये तहकीक से साबित नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा कुछ भी होता है, तहकीकात में आता है ना, तो सबसे पहले उस पे एक वार्निंग जारी हो जाती है। दुनिया भर में बहुत सारे इदारे मौजूद हैं, इदारे सबसे में। ऊपर तो एफडीए या है। या तो वो फिर फ़ौरन एक हमारे पास वार्निंग आ जाती है और हम बहुत केयरफुल हो जाते हैं। अभी तक हमें इस तरह की कोई वार्निंग इन इंजेक्शन से रिलेटेड नहीं मिली है। लेकिन इन इंजेक्शन से जो मेन 2-3 साइड इफ़ेक्ट हैं, क्योंकि ये आपकी भूख कम करते हैं और इनका काम करने का जो रास्ता है वो आपके आंतों के थ्रू है। तो गट के थ्रू जो तो गट पे जब असर आएगा तो उसमें नौज़िया होना, वॉमिटिंग होना या लूज़ मोशंस होना, ये इनके चीदा-चीदा साइड इफ़ेक्ट्स हैं जिनको हम
जिनको हम ये कहेंगे कि हम एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं ये होगा। तो उसके लिए हम बाज़-औक़ात आपको कुछ दवाइयाँ दे देते हैं कि आप उसको हैंडल कर सकें और डाइट में मॉडिफ़िकेशन बताते हैं। तो कुछ अरसे बाद चीज़ें बहुत बेहतर हो जाती हैं। लेकिन जैसे कि हम रोज़े रखते हैं, अब 15 रोज़ों के बाद हम इतना लेथार्जिक क्यों हो जाते हैं? हम जी, खा तो रहे होते हैं लेकिन जी, हम बहुत लेथार्जिक फ़ील करते हैं लेथार्जिक। क्योंकि हम 3 टाइम खा रहे होते हैं, अब हम 2 टाइम खा रहे हैं या कम खा रहे हैं। इसी तरह से जब आप इन इंजेक्शंस पे आएँगे, तो 2 से 3 महीने बाद आप इंतहाई लेथार्जिक होंगे, क्योंकि अच्छा, आपकी बॉडी को तो एनर्जी नहीं मिल रही है ना, नहीं मिल हमने तो भूख खत्म की है सिर्फ़। या। फिर हमें उसकी रिप्लेसमेंट्स देनी होती हैं। हुँ, वहाँ पे फिर हम आपको थोड़ा कैलोरी डेफ़िसिट आपका पूरा करते हैं मुख्तलिफ़ फ़ॉर्मूलाज़ से जी, जी। और फिर आपको वेट लॉस में हेल्प करते हैं। और फिर उसके बाद आहिस्ता-आहिस्ता हम उसको कम करते हैं। फिर आपका पैटर्न देखते हैं कि दोबारा एपेटाइट तो नहीं ज़्यादा हो गई। ये सब कुछ करके तो इसलिए मैं ये हाइलाइट करना चाह रही हूँ कि आपके क्लिनिशियन का इसमें मालिज का इन्वॉल्व होना इन सब चीज़ों में बहुत बहुत ज़रूरी ज़रूरी है। है, या मेरा भी यही सोच ओवर द थी कि काउंटर आपको ये इंजेक्शंस हर बहुत मिलेंगे, मिल मिल जाएँगे। जाएँगे, मिल इवन जाएँगे। जो स्लिमिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, मैं आपको ये बात कहना चाहूँगी कि मतलब हमें जो पता चल रहा है कि स्लिमिंग इंस्टीट्यूट्स इवन इंजेक्शन लगाने की भी चार्ज कर रहे हैं। अच्छा, और वो इट्स सो ईज़ी टू एडमिनिस्टर इट, वो हाँ, घर में हम पेशेंट्स को खुद लगवाते हैं खुद लगा और सकते। बाज़ लोग जाके 5-5000 पे कर रहे होते हैं जस्ट टू गेट इट एडमिन कि वो कोई माय उनको गॉड! लगा दे, लगा हफ्ते के हफ्ते। तो इस तरह की भी बहुत सारी प्रैक्टिसेस चल रही हैं। इसी तरह से कुछ इंजेक्शंस पाकिस्तान में रजिस्टर्ड नहीं हैं, लेकिन बहुत सारे स्लिमिंग इंस्टीट्यूट्स जो हैं वो लाए हुए हैं बाहर से खरीद के और उनकी कॉस्ट यहाँ पे फिर डबल है। या। तो ये बहुत सारी प्रैक्टिसेस चल रही हैं। मकसद एक ही है एट द एंड। अब ये जो इंजेक्शंस हैं पहले ये बहुत महँगे थे। अच्छा, इनका आप समझें कि एक तहकीक हुई, एक नई उन्होंने दरियाफ्त की ड्रग। अब जितनी तहकीक पे पैसे लगे होते हैं, तो वो जो ड्रग बनाते हैं ना, वो अपना एक राइट रखते हैं कि जी 8 साल तक इसकी नकल कोई नहीं बना सकता। जी, जी, जब वो साल गुज़र जाते हैं, उसके बाद आपको उसकी नकल या उससे सिमिलर प्रोडक्ट सिंथेटिक मिलने आ मिलने शुरू हो जाते मिल जाते हैं। जाते हैं। तो पाकिस्तान में अब बहुत सारी इस तरह के इंजेक्शंस आ गए हैं, जो कि इनका नकल है या इनके सिंथेटिक प्रोडक्ट्स हैं। हुँ, और उनका ब्यूटी ये है कि उनके साइड इफ़ेक्ट्स भी यही होते हैं जो इनके होते हैं। तो जी, दे आर वेरी सेफ टू यूज़। तो मैं ये इसलिए कहना चाहूँगी कि हमारी बहुत सारी अवाम ऐसी थी कि जो कि शायद इस ट्रांज़िशन में थी, वज़न कम करना चाहती थी, लेकिन नहीं कर पा रहे थे कॉस्ट की वजह से। तो अब हमारे पास ऑप्शंस बहुत सारी मौजूद हैं। मौजूद हैं, सस्ती होगी। अच्छा, हमने लाइफ़स्टाइल मेडिसिन की बात की, मैं अपने दोस्तों को भी देखता हूँ, इर्द-गिर्द भी देखता हूँ। लोग आहिस्ता-आहिस्ता जब सीनियर सिटीज़न्स की तरफ बढ़ते हैं अपनी एज में, तो मैंने देखा वो कम वॉक करेंगे, कम एक्सरसाइज करेंगे, ज़्यादा कोशिश ऐसा नहीं काम करेंगे जिसमें उनको ज़्यादा तनाव तकलीफ़ हो, या तकलीफ़ से मुराद कोई बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन कहीं चलना पड़े, उठना पड़े, बैठना पड़े। और फिर ये है कि खुराक, जो पहले आपने गांव की बात की, यहाँ की भी जो खुराक है, 4-6 दफ़ा दिन में मीठी चाय पी ली, फ्राइड फूड खा लिया, अभी भी इधर शहरों में जैसे आपने नोटिस किया होगा बहुत कॉमन है। तो क्या आप लाइफ़स्टाइल के अंदर सजेस्ट करती हैं, अगर कोई सीनियर भी हो और उसको भी अगर चलना फिरना पड़े, तो उसको चलना फिरना चाहिए? तो क्या ये वजह हो सकती है कि आपने ज़िंदगी भर अगर अपने मसल्स, अपने जॉइंट्स इस्तेमाल सही तरह नहीं किए, तो आप इस हालत में आ सकते हैं? मैं जेनेटिक्स को यहाँ ज़रूर लाना चाहूँगी, ठीक अच्छा है? जी, और वेदर को, अच्छा ठीक है ना? मैं अब मतलब अगर मैं यूरोप जाती हूँ या मैं कहीं यूके जाती हूँ, मैं वहाँ पे लोगों को बहुत एक्टिव देखती हूँ। जी। मैं वहाँ पे लोगों का मूड बहुत अच्छा देखती हूँ। यस, उसमें ठीक है, वो बहुत हद तक उनके माशी हालात भी होंगे, लेकिन हमारा वेदर और हमारे जिन्यात ये बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारी फ़िज़िकल जी, फ़िटनेस के बारे में। बिल्कुल। ठीक है, वहाँ पे हमारे यहाँ पे वेदर है वार्म, हमारे 6 महीने बहुत गर्म गुज़रते हैं और उन 6 महीनों में हम एग्ज़ॉस्टेड भी बहुत होते हैं। अगर आप एक गर्म वेदर में काम कर रहे हैं और एक आप अच्छे ठंडे वेदर में काम करें, दीज़ आर 2 डिफरेंट थिंग्स। या तो हम लोग एग्ज़ॉस्ट भी बहुत जल्दी होते हैं और फिर हम इसीलिए हम फिर ज़्यादा टाइम अपना सेडेंटरी भी गुज़ारते हैं। जी, जी। इसी तरह से हमारे जेनेटिक्स जो हैं, हम जहाँ रहे हुए हैं साउथ ईस्ट एशिया में, हमारे यहाँ पे बहुत अरसा पहले इस तरह की इन्वायरमेंट रही है कि जहाँ पे आपको बहुत कसरत के साथ फूड अवेलेबल नहीं होता था। हमारी बॉडी को स्टोर करने की आदत है। इस तरह की ये तहकीक से भी अभी साबित हुआ है कि साउथ एशियन जो पॉपुलेशन है, इनमें फैट को स्टोर करने की एबिलिटी ज़्यादा। कॉकेशियंस के मुकाबले में ज़्यादा हुँ, है। हुँ। तो ये 2-3 फैक्टर्स बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। लेकिन अच्छा, इसका ये मतलब है
कि हमें ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है अपने वेट को मेंटेन करने के लिए, क्योंकि हमारी जीनियात और हमारा एनवायरनमेंट हमें प्रोन करती है कि हम वेट गेन करें। जी, जी। तो हमारे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि हम वर्जिश को और कम डाइट को अपनी डाइट का अपनी उसका हिस्सा बनाएं। मैंने वेस्ट में भी लोगों को मीठा खाते देखा है। अमेरिका की तो मैं बात नहीं करूँगी, वहाँ पे ओबेसिटी बहुत ज़्यादा है, लेकिन इंग्लैंड और यूरोप में लोग काफ़ी हद तक अपने आप को कंट्रोल कर पाते हैं, क्योंकि वहाँ पे आपको लोग एक्टिव और नज़र आते हैं। जी, हमारे जी। यहाँ पे एक्टिविटी नहीं होती, तो हमारे लिए ऑप्शंस क्या हैं? हमें अपने वेदर के हम मैंने अक्सर देखा है कि हमारे लोगों को मशवरा दिया जाता है घर में भी बाहर भी कि जी आप वॉक करें। अब आप मुझे ये बताएँगे 40-45 डिग्रीज़ टेम्परेचर पे कोई बंदा किस तरह वॉक किस तरह करेगा? करें? तो फिर हमें अपनी एनवायरनमेंट के मुताबिक क्या या करना है? हमें अपनी एनवायरनमेंट के मुताबिक ऐसी जगह चूज़ करनी है जहाँ पे जाके हम एक्सरसाइज़ कर या सकें और हमें एनवायरनमेंट भी मिले। या जैसे कि जिम्स हैं, जैसे कि आपके अपने घर के अंदर कोई ऐसी जगह है जहाँ पे आप वर्जिश कर सकें। तो हमारा य या गलियाँ हैं छोटी, हमारी ख़वातीन बाहर नहीं जा सकती, इसका ये मतलब नहीं है कि आप वॉक्स नहीं करेंगे ना। तो ये काम हमारी फैमिलीज़ का है कि हम घर में ये एक थॉट प्रोसेस चेंज करें कि हम लोगों को वर्जिश की ज़रूरत है, और उसके लिए हमारे लिए हमेशा पार्क और सड़क अवेलेबल नहीं होगी। नहीं होती हमें है। कहीं जाके ये ऑप्ट करनी होगी। या तो ये चीज़ है जो कि हमें वेट की इसमें जो है ना हमें हेल्प कर सकती है। बाकी लाइफ़स्टाइल में जी, लाइफ़स्टाइल चेंज यही है कि आपको ये समझना है कि हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट बहुत थोड़ी रोटी है, और उसके साथ में हमें बैलेंस डाइट लेनी है। बैलेंस डाइट में जो है हमारे जितने भी घर में हमारे सालन बनते हैं, जी, वो जी। बहुत हेल्दी होते हैं, इसमें कोई शक नहीं। हम भुना हुआ बहुत ज़्यादा खाते हैं। जी, जी। बाहर आपका घाटी का कॉन्सेप्ट ही नहीं है नहीं ना। है, नहीं बाहर है। तो आपके ग्रिल्ड फूड्स हैं या चिकन है। हमारे यहाँ पे कॉन्सेप्ट है सालन का। तो उसके साथ अगर हम रोटी लेते हैं तो रोटी फुल टाइम कार्ब्स हैं। रोटी जो है वो आपके मोटापे में इज़ाफ़े का बहुत ज़्यादा बायस बनती है। तो जितनी हम अपना घर की रोटी कम रखेंगे, और उसमें भी हमारी चॉइस होल व्हीट हो। जी, होल जी। व्हीट हो। अब कुछ लोग जो और इनकी बात करते हैं, देखिए जो भी आप आटा लेंगे ना वो आपको लाइफ लॉन्ग कंटिन्यू करना है। अगर आप बार बार स्विचिंग करते हैं ना अपने आटे के, महीना या 3 महीने जो का आटा, फिर आप लूज तो करेंगे, लेकिन जैसे ही आप वापस अपनी दूसरी डाइट पे जाएंगे आप दोबारा गेन करेंगे। जी, जी। तो ये एक कंटिन्यूअस, मैं यही कहती हूँ कि ये तको लाइफ तो लॉन्ग प्रोसेस, सारी लाइफ जिंदगी लॉन्ग बस ये प्रोसेस। है कि ये बिल्कुल। नहीं है कि आप 6 महीने लूज 6 करें महीने करें और नहीं, टीके भी लगाएँ, सब कुछ सब करें, कुछ बाद करें, में फिर उसी जगह चले जाएँ और शायद ज़्यादा फिर ख़राब ही हो जाते होंगे। दोबारा अच्छा, स्ट्रॉन्ग एपेटाइट ओल्ड एज के अंदर जाके एक और चीज़ भी है, ये जो हम पेट की ऊपर बेली फैट। मोटापा, बेली फैट जिसको कहते हैं, ये शुरू हो जाता है। और ये शुरू हो जाता है और फिर ऑब्वियसली वेट गेन भी होता है, पेट पे भी बहुत ज़्यादा। इसकी कोई ख़ास वजह कि पेट बढ़ने शुरू हो जाते हैं? मैं यहाँ पे यही बात करना चाहूँगी कि हमारा बेली, देखिए हमारी जो जॉब्स हैं सेडेंटरी ज़्यादा है। मैंने जी, आपको जी। कहा जी, जी। बैठने वाली, जब आपके दुकानदार हैं सारा दिन बैठे हुए हैं, आपके दफ्तर वाले सारा दिन बैठे हुए हैं, या फिर आजकल ट्रेंड है स्टैंडिंग जॉब्स का कि आपको खड़ा कर देते हैं। आप रेस्टोरेंट्स के बाहर जाएँ, आप टीचर्स को देखें, दे आर ऑल स्टैंडिंग जॉब्स। तो जी, ये जी। चीज़ जो है ना आपके मसल्स को आपके लैक्स कर देती है। आपके मसल्स को स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस चाहिए ताकि वो टाइट रहें। जी, जी। अब एक्सरसाइजेज में देखें, आपको जिम ना भी हो, घर में सिंपल, आजकल तो यूट्यूब चैनल्स पे मैं देखती हूँ इतना कुछ है कि आप सोच ही सकते हैं। सिंपल 2-3 एक्सरसाइजेज, आप लेट के अपनी टांगों को ऊपर नीचे करें, 3 सेट्स करें 10-10 के। 3 बार आप अपने जो है अपने अपर जो ट्रंक है उसको ऊपर नीचे करें। आपके पेट के मसल्स 1 हफ्ते के अंदर टाइट हो जाएंगे। और उसी तरह से आपकी कुछ एक्सरसाइजेज हैं जिनमें हम कहते हैं कि खाने के बाद सोलियस मसल्स, हमारे जो मसल्स हैं जो कि हमारे काफ के मसल्स हैं, हमारी पिंडलियों के जो पट्टे हैं, जब आप अपनी हील को ऊपर नीचे करेंगे बैठ के, पंजों को ज़मीन पे फिक्स करके हील को ऊपर नीचे करें, अगर आप ये सेट 1 मिनट के लिए करते हैं तो आपकी शुगर की स्पाइक में ड्रास्टिकली डिक्रीज आएगा। अच्छा। तो ये कुछ एक्सरसाइज, और खाने, पहले था जी कि खाने के बाद वॉक नहीं करनी, मैं हमेशा अपने बुजुर्गों से यही सुनती आ रही हूँ। आई डोंट नो अबाउट यू, लेकिन हमने सुना है। अब कॉन्सेप्ट चेंज है, अब ये चेंज कि हो गया, अच्छा। अब खाने के बाद आपने उठ के 5 से 10 मिनट वॉक करनी है, नॉट रनिंग, जस्ट हैव अ हल्की ब्रिस्क वॉक या वॉक। तो दैट विल हेल्प टू, वो आपकी शुगर की स्पाइक नीचे ले आएगी। या तो ये छोटे छोटे से मैनूवर्स हैं जो कि मैं ओल्ड एज में चाहूंगी कि लोग करें। ये करनी चाहिए। अच्छा, बिल्कुल। मैं आपको डॉक्टर साहब बड़ी मज़े की मिसाल देता हूँ। हमारे एक दोस्त हैं, ही इज़ अबाउट 80, और अगर वो कहीं बाहर नहीं जा सकते, ऑब्वियसली हमारे जैसे आपने फरमाया ना पार्क है ना, और बिल्कुल। हमारे कितने लोग ऐसी जगह पे रहते हैं जहाँ खुली वॉक की जगह है। आई मीन आप कहीं भी रहें, इस्लामाबाद में भी कई ऐसी एरियाज़ हैं, या
बिल्कुल है। रावलपिंडी में भी ऐसे एरिया, लाहौर में भी होंगे जहाँ पर रहते हैं, कितना ही अच्छा एरिया, बाहर सड़क पे निकल नहीं सकते, गाड़ियाँ हैं, सब कुछ है। तो उनको जब मौका नहीं मिलता तो उन्होंने गिना हुआ है कि नीचे से ऊपर की मंजिल तक उनकी 19 सीढ़ियाँ, और वो हर बहाने से नीचे से उठ के ऊपर जाते हैं, फिर आते हैं, फिर जाते हैं। दिन में कोई 50 दफ़ा ये अमल करते हैं। यानी इस हर लिहाज से फिट है वो, वेट वाइज भी, जॉइंट्स ये वाइज एक भी। अच्छी चीज़ है, लेकिन मैं आपको एक बात यहाँ पे कहना चाहूँगी कि मेरा मशवरा लोगों को यही होगा कि अपने घुटनों को बहुत अ, कम स्ट्रेस ना यूज़ करें। करें। पहले हम लोगों की ऐसी एक्सरसाइजेज़ थी इवन जिम्स वगैरह में भी, जिसमें हम घुटनों को ज़्यादा इस्तेमाल करते थे। स्टेपिंग है या जंपिंग है या ये है। आपके घुटने एक मशीन है, इनके अंदर जो ऑयल है वो लिमिटेड है। हम्म, और जैसे-जैसे आप 40 के बाद जाते हैं, आपका कार्टिलेज और आपकी जो ऑयल है वो हर कुछ परसेंटेज से कम हो रहा है। होता है। उसकी प्रोटेक्शन बड़ी ज़रूरी है। उसमें आपकी स्ट्रेंथनिंग किस चीज़ की होनी चाहिए? घुटनों के ऊपर के मसल्स की आपकी स्ट्रेंथनिंग होनी ज़रूरी है। लेकिन स्टेयर क्लाइंबिंग आप जितनी ज़्यादा करेंगे, उतने ज़्यादा, स्पेशली अगर आपका आर्थराइटिस शुरू हो गया है तो, हम्म, वो उतना बढ़ता जो जाएगा। खराब होगा। तो इसमें स्ट्रेंथनिंग, आपके घुटनों के ऊपर के मसल्स जितने स्ट्रॉन्ग होंगे, उतना कम आपके घुटने इफ़ेक्ट होंगे। और एक चीज़ में, क्योंकि आपने बात की कि मैं हमारे मेजॉरिटी लोगों के घुटने जो हैं वो इस एज में बहुत दुखते हैं। दुखते हैं, यस। है ना? ऐसे हैं। तो अभी ये कि एक बात मैं आपको बता दूँ कि अभी तक साइंस में कोई ऐसी ट्रीटमेंट नहीं आई है कि जो कि नॉन इन्वेसिव हो और लोगों के घुटनों के दर्द को ठीक किया जा सके। बहुत सारे लोग जो हैं वो ऑपरेशन से बहुत डरते हैं। लेकिन ये मेरी भी मेरी भी आज सोच शायद यही होती अगर कुछ अरसा पहले होती। लेकिन मैंने अब ये देखा है कि जिन लोगों को प्रॉब्लम है, मैं ये इसलिए कह रही हूँ कि मैंने उन लोगों की सफरिंग देखी है ओल्ड एज में। जिन लोगों को प्रॉब्लम शुरू है और अगर वो यंग हैं और उनको कोई कोमॉर्बिड्स नहीं है, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन नहीं है, इस्केमिक हार्ट डिज़ीज़ इतनी नहीं है कि ऑपरेशन से कुछ हो जाएगा, जी जी। उनके लिए खतरनाक होगा। 50-60 इयर्स की एज में उन लोगों को अगर डॉक्टर ने मशवरा दिया है कि योर नीज़ शुड बी रिप्लेस्ड, तो उनको ऑपरेशन पे जाना चाहिए। अच्छा। उसकी वजह ये है कि 70-80 एज में जब आपके घुटने इतने दुख जाएँगे कि ना आप एक्सरसाइज़ कर सकते हैं, ना आप वॉक कर सकते हैं, ना आप घर से बाहर निकल सकते हैं, और ये होता है। आप बहुत रिग्रेट करेंगे कि काश उस वक़्त मैं ये कर लेता। कर दिया। अगर आप, लेकिन इसमें बड़ा इम्पोर्टेंट है कि आपकी फैमिली सपोर्ट और आपकी केयरिंग कितनी है अगले 3 महीने में पोस्ट ऑप। लेकिन ये एक ऐसा डिसीजन है, क्योंकि अभी मैं इसलिए कह रही हूँ कि मेरे पास अभी कोई ऐसी एविडेंस बेस्ड नहीं ट्रीटमेंट अवेलेबल घुटनों के लिए, जी कि जी। जिसमें घुटनों के दर्द की वजह से आप अपनी एक्सरसाइज ना कर सकें, आप सोशल लाइफ को एंजॉय ना कर सकें। तो ये बाज़ फैसले बड़े टाइमली करने होते हैं। और मैंने देखा है कि जिन्होंने 50-60s में करवाया है, मेरे पास ऐसी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं। दे आर अप एंड अबाउट एंड दे आर एक्टिव एंड दे आर अच्छा, एंजॉयिंग लाइफ। बहुत लेट नहीं कराना भी करा चाहिए। ही नहीं सकते करा ही आप नहीं फिर। सकता। अच्छा। अच्छा, बहुत सारी सीनियर्स में आप देखें, वो जब उनका वेट बढ़ता है या वज़न बढ़ना शुरू हो जाता है, पेट पे भी आता है, तो वो सोचते हैं कि ये उम्र की वजह से है, क्योंकि मैं अब एज में, मेरी एज ज़्यादा हो गई है, ये तो एक मेरे लिए नॉर्मल चीज़ है। तो क्या हमें मोटापे को ओल्ड एज के अंदर ये सोच के इग्नोर कर देना चाहिए कि ये तो मेरी उम्र की वजह से हो रहा है? मोटापा सिर्फ आपकी कपड़ों को तंग नहीं करता, सिर्फ आपकी बज़ाहिर आपकी देखने में जो चीज़ है वो उसको इफ़ेक्ट नहीं कर रहा होता, ये अंदर बहुत सारी चेंजेस लेके आ रहा होता है। उसमें आपके हार्ट की हेल्थ है, फिर उसमें आपकी डायबिटीज़ है, फिर उसमें आपका ब्लड प्रेशर है, उसमें आपकी स्लीपिंग हैबिट्स हैं। ये सब चीज़ें आपके फिर मोटापे से इफ़ेक्ट होनी स्टार्ट हो जाती हैं। और फिर उसका एक ही बात है कि आप जितनी भी पर्चियाँ देखेंगे, डॉक्टर ने एक ही बात लिखी होगी, वज़न कम करें, वज़न कम करें। अगर आप वेट रिड्यूस नहीं कर सकते, आप अपनी कम से कम अपनी डाइट की चॉइसेस को तो हेल्दी कर दें, ताकि आप मज़ीद, अगर आप सारा दिन घर में बैठ रहे हैं या आपका मूवमेंट बहुत कम है, तो आप देसी घी खाएँगे तो आपकी आर्टरीज़ तो क्लॉग हो जाएँगी। अगर आप मीठा खाएँगे तो आपका आहिस्ता-आहिस्ता बहुत हमारे में डायबिटीज़ तो आप सोच नहीं सकते, इतनी ज़्यादा है। हर पेशेंट प्री डायबिटिक रेंज में आ रहा है, कि आपकी फास्टिंग शुगर 100 से ऊपर है तो आप प्री डायबिटिक हैं। तो वो बढ़नी शुरू हो जाती है। फिर आपका ब्लड प्रेशर, जब आप एक ख़ास मोटापे की हद को क्रॉस करते हैं, तो फिर बीपी मोटापे की वजह से हो जाता है। फिर ये कि बैठे-बैठे सो जाना, सारा दिन लेथार्जिक रहना, ग़ुनूदगी होना, तो वो भी ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया जिसको हम कहते हैं, वो आ जाता है। तो ये सब चीज़ें फिर बाय वन गेट वन फ्री की तरह आती जाती हैं। तो क्या मोटापे में और डायबिटीज़ के अंदर जो जिसको हम
आम ज़ुबान में शुगर कहते हैं, इनका कोई आपस में ताल्लुक है? बहुत स्ट्रॉन्ग लिंक है, अच्छा। बहुत स्ट्रॉन्ग लिंक है। देखिए हमारा जो लिवर है ना, इसके ऊपर जब आप जैसे-जैसे मोटापा पेशेंट पे आता जाता है, हमारे लिवर पे चर्बी चढ़ती है, उसको फैटी लिवर कहते हैं। उसका रिज़ल्ट हमारी इंसुलिन की असर के कम होने की सूरत में आता है। आपका अपना जिस्म इंसुलिन बना रहा है, वो असर नहीं कर रही होती है। और जब लबलब पैनक्रियाज़ को या लबलबे को लगता है कि मेरी इंसुलिन काम नहीं कर रही, वो ज़्यादा निकालता है। और फिर पैनक्रियाज़ पे बर्डन करता है, तो पैनक्रियाज़ के अपने सेल्स जो हैं वो डिप्लीट होना शुरू हो जाते हैं। ये एक सर्कल है। जी। मोटापा, फिर इंसुलिन रेजिस्टेंस, फिर इंसुलिन कम होना, फिर शुगर होना, फिर मोटापा। ये एक सर्कल है जिसमें फिर इंसान दाखिल हो जाता है। और फिर इसको रोकने का क्या है? एक ही हल है कि आप अपनी डाइटरी चॉइसेस चेंज करें। वेट लॉस ऑटोमेटिकली साथ आ जाएगा। जी, जी। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने ज़िक्र किया प्री डायबिटिक का, जिसको अब जो भी उसकी अब फिगर्स दी जाती हैं उसके मुताबिक एक कोई भी अगर शख्स काफ़ी सालों से उसी जगह पे है, प्री डायबिटिक्स स्टेज के ऊपर है और उससे आगे नहीं गया, तो क्या मतलब वो जाएगा भी नहीं? अगर वो जो कुछ भी जिस तरह भी ज़िंदगी गुजार रहा है, या फिर भी चांस है कि वो चला जाएगा? हम ये ट्रांज़िशन अब बहुत ज़्यादा देख रहे हैं। उसकी वजह हमारी नॉन हेल्दी फूड चॉइसेस हैं। पहले होता था कि हम कहते थे कि प्री डायबिटीज़ में लोग बहुत अरसा रह जाते हैं। हुँ। एक चीज़ मैं यहाँ ये कहना चाहूँगी कि हमने ये कैसे फ़ैसला कर लिया कि प्री डायबिटीज़ और डायबिटीज़ की ये शुगर है, ये रेंज होनी चाहिए। तहकीक ने ये साबित किया है कि जब आप 100 से ऊपर फास्टिंग शुगर जाती है और 140 से ऊपर खाने के 2 घंटे बाद वाली शुगर जाती है, आँखों में बदलाव आना स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पे हमने फ़ैसला किया कि जी ये स्टार्ट है। अच्छा। और इससे आगे जब खाने के 2 घंटे बाद 200 से ऊपर शुगर है, खाली पेट 126 से ऊपर शुगर है, तो ये डायबिटीज़ है। और यहाँ पे आपकी कॉम्प्लिकेशंस ज़्यादा ज़ोरदार तरीके से आएंगी। ये फैसला हमने किया। तो यहाँ पे जो है ज़रूरी है कि आप ये समझें कि शुगर का कंट्रोल आपका इस स्टेज पे, प्री डायबिटीज स्टेज पे एक चांस है अच्छा, वापस जाने का। वापस जा रहे हैं। इस चांस को हमें अवेल करना चाहिए। और इस चांस में तहकीक ने साबित किया है कि सबसे ज़्यादा रोल किस चीज़ का है? 7 से 10% करंट वेट से वेट कम होगा तो। अच्छा। इतना वेट हम अगर 70 केजी है तो आप 60 केजी पे ले आएँ तो देयर इज़ अ चांस कि आपकी डायबिटीज़, चांस मैं क्यों कहूँगी? क्योंकि शुगर की बहुत सारी टाइप्स हैं। बाज़ औक़ात प्री डायबिटीज़ एक ऐसी टाइप का शुरुआत हो रही होती है कि जिसमें रिवर्सल वेट लॉस से पॉसिबल नहीं होता। लेकिन मैं कहूँगी कि ज़्यादातर मेजॉरिटी ऑफ द केसेज़ में हो आप जाता। हो जाता है, अगर इतना वेट लॉस हो तो। अब बहुत सारी फैमिलीज़ ये सोचती हैं किसी के बारे में भी कि अगर वो शख्स या वो खातून मेडिसिन कोई ले रही हैं, तो फिर बाकी चीज़ों की शुगर के मुताबिक बात कर रहा जो हूँ, वो मर्ज़ी खाएँ। बाकी किसी चीज़ की फ़िक्र नहीं है, कुछ नहीं करना। क्या मोटापा बढ़ने के साथ-साथ अ, इसकी शुगर की भी मैनेज करना, डायबिटीज़ को भी मैनेज करना मुश्किल हो जाता? जब मेरे पास पेशेंट्स आते हैं, मैं उनको हमेशा ये बताती हूँ कि जो चीज़ें मैं आपको मना कर रही हूँ, ये सिर्फ़ आपके लिए नहीं है। 4 चीज़ें हैं जो कि मेन हम मना करते हैं। आपने रिफाइंड डाइट नहीं लेनी। रिफाइंड डाइट में सबसे ऊपर आपकी सफ़ेद आटा, जी, जी। रिफाइंड आटा और आपका मैदा है। जी, ये जी। मैदे से आपकी बेकरी के तमाम प्रोडक्ट्स बनते हैं। नंबर 2 पे हम कहते हैं लिक्विड शुगर ना लें। लिक्विड शुगर में आपके फ्रूट जूसेस आ जाते हैं, कोला ड्रिंक्स आ जाती हैं, मिल्क शेक्स आ जाते हैं, स्मूदीज़ आ जाती हैं। इवन प्योर जूसेस की आप बात करें। ख अच्छा। जूस इज़ अ वेरी बैड थिंग। हम लोगों ने इसको प्रमोट कर दिया है कि ये बड़ा एनर्जेटिक है। ऐसे नहीं है। जूस से एनर्जी आपको इसलिए मिलती है कि आप फ़ौरन तौर पे चीनी बहुत ज़्यादा ले लेते हैं, क्योंकि जूस के अंदर चीनी तो है, है। तमाम फल मीठे हैं। तो वो एकदम से जब आपकी बॉडी को एक थोड़ा शुगर मिलती है तो आप एकदम से एनर्जेटिक फ़ील करते हैं। चौथे नंबर पे प्योर शुगर्स हैं, गन्ने वाली तमाम चीज़ें। उसमें अच्छा। आपका गुड़ भी है, शक्कर भी है, चीनी भी है, ब्राउन शुगर भी है। इन सब का ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत ज़्यादा है। ग्लाइसेमिक इंडेक्स का मतलब है कि जिस्म में जाके शुगर बढ़ाने की तासीर कितनी है। तो अच्छा। वो इन चारों की बहुत ज़्यादा है। ज़्यादा। तो ये 4 चीज़ें, ये उनको भी बंद करनी चाहिए कि जिनको शुगर नहीं है, ताकि उनको शुगर ना हो। ये प्री डायबिटिक को बंद करनी चाहिए ताकि वो वापस आ जाएँ। ये डायबिटिक्स को बंद करनी चाहिए ताकि उनकी दवाइयाँ बहुत आहिस्ता बढ़ें और या वो शुगर मज़ीद ना बिगड़े। तो ये तो रूल सब पे अप्लाई है। अप्लाई करता हूँ। मेरा ये ख्याल है डॉक्टर साहिबा कि आपकी जितनी बातें हुई उनसे मुझे इस चीज़ के ऊपर मैं अपने ख्याल का इज़हार करूँगा कि वेट लॉस, शुगर कंट्रोल या मोटापे से बचना, ये सिर्फ़ एक किसी बीमारी या किसी और मसाइल से बचने की
बेसिक वजह हो सकती है, सिर्फ इस वजह से नहीं हो सकता कि आप अच्छे लग रहे हैं, बुरे लग रहे हैं। तो आई थिंक हमें बड़ी तरीके से बड़ी बैलेंस्ड ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। और मैं आपका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ, और अपने नाज़रीन की तरफ से भी, कि आप तशरीफ़ लाईं और आपने अपने मशवरों से और अपने तहकीक से और अपने इल्म से नवाजा, और जो आपने इतनी ज़िंदगी सीखा इस फील्ड के अंदर रह के, वो हमारे लिए काबिल एहतराम भी है, और हमने इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी उठाया है। नाज़रीन, मैं आपकी के लिए कहता हूँ, खुश रहें, सेहतमंद रहें, एक्टिव रहें, ज़िंदगी खूबसूरत गुजारें, ज़िंदगी की कदर करें, और इसमें बीमारियों से भी बचें और मोटापे से भी बचें। अल्लाह हाफ़िज़।